दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी हम कर रहे हैं। हमने प्रीवियस पेपर है जो 2022 में हुए थे उनको उठा रखा है और उसमें जो भी सीडीपी का सेशन रहता है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें अच्छी बात यह है कि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आगे भी जो वीडियो आती रहेंगी, इसका जो भी सेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक बात और, जो भी हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं तो उनमें जो ऑप्शन होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी बड़े अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती है और इसी के साथ साथ आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने 8 वीडियोज कर ली हैं। ठीक है, और यह इसकी नेक्स्ट वीडियो है, यह हमारा 9th लेक्चर है। तो इसमें देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। यह सीटेट 1 है जो 5 जनवरी 2022 को हुआ था। तो सीडीपी का हमारा सेशन रहता है, ये आपको पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीजन से। ठीक है, इसमें कह रहे हैं डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड इंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। ओके, जो कह रहे हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना बच्चे का, अगर वह डिले हो रहा है तो वह किस पर डिपेंड करता है? वह पूरे तरीके से जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करता है। मीन्स वह हम कह सकते हैं जो उसके अनुवंशिक गुण होते हैं, ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। मीन्स वही चीज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी पढ़ी होगी, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी जो थ्योरी है उसमें ये चीज कही गई है कि नेचर जो कि किसको रिलेट करता है, जेनेटिक को या हेरिडिटी को। ओके, और जो नर्चर है, ठीक है, वो किसको रेफर करता है? वो इन्वायरमेंट को रेफर करता है। ओके, तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का मिला जुला जो इफेक्ट है वो पड़ता है पूरे डेवलपमेंट पर। और डेवलपमेंट में चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, डेवलपमेंट में चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो या सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो। ओके, तो इसका मीन्स क्या है? वह प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ जेनेटिक को हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि केवल उसी का प्रभाव पड़ता है या वही जिम्मेवार है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में अगर किसी तरीके का डिले हो रहा है। ओके, तो इसलिए ए हमारे पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आगे कह रहे हैं हेरिडिटी फैक्टर आर सॉली, तो यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चों के विकास के लिए जो कि वंशानुगत कारक है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी उतना ही मींस इसका रोल रहता है जितना कि हेरिडिटी का रहता है। किसी भी जो कि बच्चे से विकास से रिलेटेड है या इंटेलिजेंसी है या उसकी लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो प्रभाव है वह जितना हेरिडिटी का पड़ेगा उतना ही एनवायरनमेंट का पड़ेगा। ठीक है, सो इसलिए फर्स्ट भी गलत हो गया और जो कि हमारे पास रीजन है वो भी गलत हो गया। सो असर्शन और रीजन दोनों गलत हो गई, तो दोनों गलत हमारे पास ऑप्शन रह जाएगा फोर्थ। इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ। आई होप कि ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज। देखो, लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया था, 2 तरीके की स्किल आप याद रखोगे। एक तो ग्रॉस मोटर स्किल है, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल, और एक है हमारे पास फाइन मोटर स्किल। देखो, ग्रॉस मोटर स्किल में जो हमारी पूरी बॉडी होती है, ठीक है, हमारा पूरा शरीर होता है, वो क्या है? एक्ट करता है इसमें, वो उसकी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जो कि पूरी बॉडी की एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व होती है किसमें? ग्रॉस मोटर स्किल में। और जो फाइन मोटर स्किल है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल में याद रखोगे कि पूरी बॉडी की बजाय जो कि शरीर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, जो बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ पे फाइन मोटर स्किल की बात कही है, एग्जाम्पल में हमने देखना है कि कहाँ पे पूरी बॉडी की एक्टिविटी इन्वॉल्व है और कहाँ पे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स है ना। अगर हम यहाँ पे रनिंग की बात करें तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब बच्चा भाग रहा होता है या हम भाग रहे होते हैं तो हमारा पूरा शरीर वहां पे क्या है? एक्टिव होता है। ओके, अगर ऐसे ही वॉकिंग की बात करें तो ये भी ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। लेकिन जो अगर बात करें हम स्क्राइबलिंग की, तो यह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं। और जंपिंग की बात करें तो यह भी ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जांपल है। तो यह रह गया हमारे पास फाइन मोटर स्किल। ओके, तो फाइन मोटर स्किल में हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो राइटिंग है, ठीक है, ये आप याद रखोगे, जो राइटिंग है इसमें देखो पूरा शरीर भाग नहीं लेता, इसमें पूरी बॉडी की बजाय कुछ अंग एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो
इसलिए हम जो राइटिंग है, ठीक है, इसको रखेंगे फाइन मोटर स्किल में। इसी के साथ साथ मैं आपको और एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि बच्चा ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, बच्चा ड्राइंग कर रहा है, जहाँ हम कह सकते हैं पेंटिंग, ठीक है, या हम कह सकते हैं पेंटिंग। लास्ट वीडियो भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक बच्ची है, ठीक है, वह क्या कर रही है, मेहंदी लगा रही है, ठीक है, मेहंदी लगाना, तो हम इसको भी किस में रखेंगे, फाइन मोटर स्किल में रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँ, जैसे कि धागे में मोती पिरोना, धागे में मोती पिरोना, ठीक है। और ऐसे ही जहाँ हम कह सकते हैं सुई में धागा डालना, है ना, सुई में धागा डालना, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें फाइन मोटर स्किल में आती हैं। ओके, तो ग्रॉस मोटर स्किल में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हो गया जंपिंग करना, ठीक है, वॉकिंग करना, दौड़ना या तैरना, स्विमिंग करना, ठीक है, या प्लेइंग करना, खेलना, ठीक है। तो ये ऐसे हम कह सकते हैं, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाती है। और एक बात और बता दूं कि सबसे पहले बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होते हैं, ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होते हैं और बाद में ग्रॉस मोटर स्किल के विकसित होने के बाद जो कि फाइन मोटर स्किल है ये विकसित होते हैं। तो यह भी एक तरीके का क्रम है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लें कि बच्चा पहले पूरे हाथ से पेन को पकड़ता है, पहले पूरे हाथ से किसी पेन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब पेन को वह होल्ड करता है पूरे हाथ से, ठीक है, फिर धीरे धीरे वह मीन्स उसका जो होल्ड करने का तरीका है, तो पेन को उंगलियों से होल्ड करने लग जाता है, ठीक है, उंगलियों से होल्ड करने लग जाता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें पूरा जो कि हाथ है वो एक्टिव है, लेकिन इसमें अब उंगलियां एक्टिव है, ठीक है। और इसलिए बोला गया है कि जो कि ग्रॉस मोटर स्किल है वो पहले विकसित होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले बच्चा अगर मान लो खड़ा होना सीखेगा, है ना, जहां हम कह सकते हैं कि फिर ही वह आगे चलना सीखेगा, है ना। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो ग्रॉस मोटर स्किल में आती है, ठीक है। और जैसे जैसे वह चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया, फिर वह कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका जो कंट्रोल है वह बॉडी के जो कि स्मॉल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उंगलियां हो गई, हाथ हो गए, उस पर चला जाता है ना। सो ग्रॉस मोटर स्किल से फिर कह सकते हैं हम विकास है, जो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फाइन मोटर स्किल में आती है। ओके, तो ये चीज भी आप याद रखोगे। आगे कह रहे हैं कि इनमें से जो कि मिडिल चाइल्डहुड है, ठीक है, तो वह मिडिल चाइल्डहुड की हमने विशेषता बतानी है, ऑप्शन में से कौन सी होगी। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो कह रहे हैं अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स वाइल इंक्रीजिंग। देखो मेक बिलीव प्ले आप याद रखोगे, ये इन्फेंसी जो स्टेज है, इन्फेंसी पीरियड है, इसकी विशेषता है, ठीक है, जो कि इन्फेंसी पीरियड है यह इसकी विशेषता है, इसलिए यह शैशवावस्था में चली जाती है। तो जो हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड होती है ना, देखो चाइल्डहुड में हमारे पास आपको पता है कि दो स्टेज चली जाती है, एक तो प्री चाइल्डहुड, ओके, और एक हमारे पास आती है मिडिल चाइल्डहुड। जो प्री चाइल्डहुड है यह कह सकते हैं 2 से 6 वर्ष तक होती है और यह 6 से 10 या 12 वर्ष तक होती है। अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को प्याजे की थ्योरी के साथ रिलेट करूं तो जो कि यह स्टेज है इसको हम प्याजे की सेकंड स्टेज मान सकते हैं, जिसका नाम था प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, राइट। तो आई होप कि ये चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वह भी 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इस स्टेज को हम फिर प्याजे की थर्ड स्टेज के साथ मैच कर सकते हैं, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब हमने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मेक बिलीव प्ले की बात करूं तो वो तो प्याजे की सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेज, जिसको हम शैशवावस्था के साथ रिलेट कर सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज को, क्योंकि यह 0 से हम कह सकते हैं 2 वर्ष तक होती है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। और शैशवावस्था भी 2 वर्ष तक होती है, जिसको हम इन्फेंसी पीरियड कह सकते हैं इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पे अब हमने सिंपल मैं बताऊं, क्वेश्चन में थर्ड स्टेज का मतलब ये है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करनी है, ठीक है। तो काल्पनिक खेल तो उसके फर्स्ट स्टेज में होते हैं, सेंसरी मोटर में। सेकंड कह रहे हैं अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। तो देखो थर्ड स्टेज की यह विशेषता हो सकती है, मीन्स प्याजे के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेज की यह विशेषता हो सकती है, और फिर मिडिल स्टेज की भी हो सकती है कि बच्चा जो है वह क्या कर सकता है, जो रूल्स है, ठीक है, उनकी मीनिंग को अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो उसका एक रीजन है, ठीक है, जो उसका एक रीजन है तो उसको भी अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो ये चीज हो सकती है। थर्ड देख लें अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसिस। देखो जो हाइपोथेसिस है ये फॉर्मल, जो प्याजे की फॉर्मल स्टेज होती है ना,
फॉर्मल स्टेज जो कि 12 से या 11 से अबव है ना। तो फॉर्मल स्टेज 11 से अबव, इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि यह प्याजे की जो कि चाइल्डहुड के बाद आता है हमारे पास किशोरावस्था, है ना, अडल्टहुड। तो यह प्याजे की अडल्टहुड स्टेज हो सकती है। ओके, अडल्टहुड के साथ हम इसको रिलेट करेंगे। तो इसलिए जो फोर्थ स्टेज है उसमें बच्चा क्या है, उसके जो विचार है वो हाइपोथेसिस हो सकते हैं, यानी कि परिकल्पनाओं का जो निर्माण कर सकता है बच्चा, वो जो कि हमारे पास किशोरावस्था है, जहां प्याजे के अकॉर्डिंग फॉर्मल स्टेज है, उसमें करता है, इसलिए इसको भी हम नहीं लेंगे। आगे कह रहे हैं अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट। तो जो यह विशेषता है प्याजे यह है कि बच्चा एक जो कि फाइन मोटर स्किल शुरू कर देता है, जैसे कि पेंसिल को होल्ड करना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल विकसित होता है, फिर फाइन मोटर स्किल विकसित होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह भी कहीं ना कहीं कि बच्चा है जो कि ग्रॉस फाइन मोटर स्किल जो यूज करता है, यह भी कहीं ना कहीं किशोरावस्था में उसके बेटर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या रखेंगे, सेकंड रखेंगे, कि जो कि नियमों को समझना बच्चा क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास सेकंड आ जाएगा। आगे है जी, कह रहे हैं लॉट्स ऑफ व्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम ओके फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ओके, कह रहे हैं दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज ए डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। कह रहे हैं जो भी फिल्म्स होती हैं और एडवर्टाइजमेंट होती हैं, सो इनमें से जो एडवर्टाइजमेंट है, इससे कह रहे हैं जो बिहेव के अकॉर्डिंग जो जेंडर एप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो उसके तरीके के बारे में, जेंडर एप्रोप्रिएट के वेज हैं, उनके बारे में बहुत सारे क्यूज मिलते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है कि एक तो जेंडर एप्रोप्रिएट और दूसरा फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। अब जेंडर एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी व्यवहार किए जा रहे हैं, सही तरीके के जो व्यवहार हैं वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब सोशलाइजेशन में अगर बात करें तो हमारे पास प्राइमरी होता है, आपको पता है, उसमें फैमिली आती है, प्राइमरी में फैमिली आती है, प्राइमरी में मीडिया नहीं आता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन निकल जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि जो फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट का जो रोल है, ठीक है, तो वह कौन सी एजेंसी हो सकती है। तो फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट है वह आपको पता है कि किसमें चला जाता है, वह सेकेंडरी सोशलाइजेशन में चला जाता है। और सेकेंडरी में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो सेकंड, एक फोर्थ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट की बात कही गई है, तो यह चीज स्कूल में नहीं जाती, ये चीज किसमें चली जाती है जी, ये चीज हमारे पास मीडिया में चली जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर हम क्या ले लेंगे, मीडिया रख लेंगे। ओके, इजी था क्वेश्चन, जस्ट आपको सोशलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई फैमिली किसमें आती है, स्कूल किसमें आता है। मैं देखो जो स्कूल है, ठीक है, वह सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। ओके, लेकिन जो स्कूल है जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ रहा है, तो इसको हम फिल्म्स होती हैं या एडवर्टाइजमेंट होती हैं इसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट में हम कह सकते हैं मीडिया चला जाता है। ओके, मीडिया चला जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मीडिया और सेकेंडरी ऑप्शन चूज करेंगे। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है मीन्स जो प्री ऑपरेशनल पीरियड में आ जाती है वह कौन सी है। देखो अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो यह सेकंड स्टेज है, और यह भी हम कह सकते हैं 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें बच्चा पूरे तरीके से कह सकते हैं ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, इसमें बच्चा पूरे तरीके से एनिमिज्म होता है। ठीक है, एनिमिज्म, इसमें बच्चा पूरे तरीके से हम कह सकते हैं सेंट्रिएशन का गुण रखता है, सेंट्रिएशन, और इसमें बच्चे में जो कि यह गुण होता है इरिवर्सिबल का। ठीक है, और इसमें एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं हम अंतदर्शी काल, अंतदर्शी काल, इनिशिएटिव पीरियड। ओके, इसमें एक इनिशिएटिव पीरियड भी चला जाता है जो कि 4 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कि एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है अमूर्त, यह तो हमारे पास कह सकते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यह फोर्थ स्टेज की विशेषता है, फॉर्मल स्टेज की। टेक अदर पर्सपेक्टिव, जब बच्चा दूसरों के जो कि नजरिए को समझने लग जाता है, तो यह भी हम कह सकते हैं कि यह देखो दूसरों के नजरिए को बच्चा 2 तरीके से समझता है, थर्ड स्टेज में भी समझने लग जाता है और फोर्थ स्टेज में वह पूरे अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह थर्ड और
बेसिकली तो यह फोर्थ स्टेज की ही विशेषता होगी, लेकिन थर्ड स्टेज में कहीं ना कहीं वह दूसरों के द्वारा बताई गई चीजों को समझने लग जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग है जो, यह भी फोर्थ स्टेज की विशेषता है। अब हमने सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग चूज करना है। यह हमारे पास फोर्थ स्टेज में चला गया, ये भी हमारे पास फोर्थ में चला गया और ये भी फोर्थ में चला गया। सो राइट आंसर हमारे पास सेकंड रह गया जी। ओके, जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है यह जी सेकंड स्टेज की विशेषता होती है। आगे है जी, अकॉर्डिंग टू प्याजे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। कि प्याजे के अकॉर्डिंग टीचर को चाहिए कि उसे क्या और क्या होना चाहिए। तो वही उससे देखो स्ट्रक्चर, और ऐसा तो नहीं है कि उसे रिजिड होना चाहिए, ये क्या है, एम्फेथेटिक भी नहीं होना चाहिए, ओके, मैकेनिकल एंड बिहेवियरिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। प्याजे के अकॉर्डिंग उसे मोबिल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, गतिशील और लचीला। इजी क्वेश्चन था। आगे कह रहे हैं इन द व्यू ऑफ लेव विगोस्की, लेव विगोस्की के अनुसार कह रहे हैं कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। नहीं, ये नहीं होता। कह रहे हैं जो कॉग्निशन है वह लैंग्वेज से अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो, भाषा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, तो हम फिर इसको अलग अलग कैसे मान सकते हैं, हम इसको अलग अलग कैसे मान सकते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हैं, ठीक है, इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाँ ये हो सकता है कि जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वह लैंग्वेज डेवलपमेंट के विकास को क्या करता है, गाइड करता है। तो भाई ये हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाषा रोल अदा करती है संज्ञानात्मक विकास में, और जैसे जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा वैसे वैसे बच्चे की भाषा भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, है ना। तो यही हम कह सकते हैं, तो इसलिए सेकंड हो सकता है। आगे देख लें थोड़ा, कह रहे हैं लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे हमने जो व्यूज है वो किसका रखना है, लेव विगोस्की का रखना है, और लेव विगोस्की ने आपको पता है कि लैंग्वेज को ज्यादा क्या दी थी, इंपोर्टेंस दी थी। उसने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज की बात करी थी, और हर बार मैं बताता हूं उसने एक तो कहा था, एक तो होती है बच्चे की इनर स्पीच, ठीक है, इनर स्पीच, और एक होती है जी बच्चे की आउटर स्पीच, ओके, आउटर स्पीच। जो कि इनर स्पीच है इसको हम बोलते हैं जी प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा क्या करता है, प्राइवेट स्पीच में सेल्फ टॉक करता है, इसमें बच्चा क्या करता है, सेल्फ टॉक करता है, और खुद को क्या करता है जी, रेगुलेट करता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जब बच्चे अपने आप से बातें कर रहे होते हैं तो वह खुद को नियमित कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, और उसी लैंग्वेज को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, ठीक है। और विगोस्की के अकॉर्डिंग वह इनर स्पीच है, ठीक है, उसकी आंतरिक भाषा है। और जो आउटर स्पीच है इसको हम वर्बल स्पीच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्बल स्पीच, ओके। मींस अब इसमें क्या होती है, इसमें एक भाषा होती है जो दूसरों के सामने बच्चा अपनी जरूरतों को पेश करने के लिए या अपनी खुद को क्या करने के लिए हम कह सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए दूसरों के साथ यूज करता है, ठीक है। तो उसने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस माना था, इम्पोर्टेंट माना था, तो इसलिए हम थर्ड ऑप्शन इसका एग्जैक्ट रखेंगे। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला संज्ञानात्मक विकास ही करता है, भाषा का विकास भी संज्ञानात्मक विकास को हम कह सकते हैं कि उसमें हेल्प करती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका थर्ड होगा, और सेकंड हम निकाल देंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट, तो यहाँ पे नॉट आ गया तो इसको भी निकाल देंगे, तो राइट आंसर हमारे पास थर्ड होगा, ओके। आगे है जी अकॉर्डिंग टू लेव विगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ। कह रहे हैं कि लेव विगोस्की के अकॉर्डिंग देखो इनकी थ्योरी का नाम याद रखोगे, सोशल कल्चरल थ्योरी, ओके, सोशल कल्चरल थ्योरी इन्होंने दी थी। इन्होंने देखो सोशल कल्चरल थ्योरी में एक तो जेडपीडी का कंसेप्ट दिया था, जिसमें ये चीज कही गई थी कि एक तो बच्चे का खुद का विकास होता है जी, ठीक है, उसकी स्वयं विकास हो करता है, जो स्वयं चीजें कर सकता है, एक दूसरों के हेल्प से, ठीक है, दूसरों की हेल्प से चीजें कुछ ना कुछ कर सकता है, तो वो तो जेडपीडी का कॉन्सेप्ट था। तो सोशल कल्चरल थ्योरी में उन्होंने सोसाइटी को मेन माना था कि जो सोसाइटी है वह हेल्प करती है बच्चे के विकास में। उसने लैंग्वेज को मेन माना था, ठीक है, कि लैंग्वेज हेल्प करती है। उसने जो कल्चरल टूल होते हैं, ठीक है, उसको मेन माना था, ठीक है, कि सीखने में जो कल्चरल टूल है वो हेल्प करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कल्चरल टूल भी है, सोशल इंटरेक्शन भी है। देखो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, फर्स्ट और सेकंड ये हमारे पास इसका राइट आंसर रह जाएगा। उसने रिवार्ड की बात नहीं करी थी, क्योंकि जो रिवार्ड से ये लिए थे जी व्यवहारवादियों ने, जो कि बिहेवियरिस्टिक है ना, तो उन्होंने लिए थे यह व्यवहार। और उन्होंने इक्विलिब्रेशन की बात भी नहीं करी थी, क्योंकि यह जी प्याजे की थ्योरी में आती है ये चीज,
ये जो इक्विलिब्रेशन है पियाजे की थ्योरी में आता है। मीन्स यह एक, हम कह सकते हैं पियाजे की थ्योरी में एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है जो पियाजे ने यूज किया था, जिसका मतलब है जी खुद को बैलेंस करना। यानी कि खुद को का मतलब है अपनी नॉलेज को, बच्चे अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, बैलेंस करते हैं। और इसमें दो तरीके की प्रोसेस उन्होंने बताई थी, एक तो था एसिमिलेशन और एक था अकोमोडेशन। ओके, तो इसलिए हम थर्ड और फोर्थ नहीं लेंगे, राइट आंसर हमारे पास ये दोनों आएंगे और यह दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड राइट है। आगे है जी इन आ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात करें तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को हम काट देंगे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट को भी काट देंगे, को कंस्ट्रक्टेड की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट, ये इसका सही होगा। सॉरी वर्ड आ गया, इसको काट दो जी, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। क्योंकि अगर ऑप्शन में आपको केवल या सिर्फ या ओनली, ठीक है, अगर आपको ऐसे वर्ड मिले तो आप उसको क्या करें, काट दिया करो। आगे है जी एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द अटेंशन ऑफ अदर, ओके, एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग का जो कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किस स्टेज में बच्चे जो कि दूसरों की अटेंशन है, ठीक है, उसको तो इग्नोर करते हैं और उसकी बजाय उनका पूरा जो फोकस होता है वह किस पर टिका होता है जी। कह रहे हैं कि जो भी व्यवहार वो करेंगे, ठीक है, उसका जो परिणाम है उसके डर पर टिका होता है, ठीक है। तो जो डर है जी वो बच्चे का कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेज में होता है, जो कि फर्स्ट स्टेज है जिसको हम बोलेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज, हम इसको लेवल बोलेंगे, प्री कन्वेंशनल हम इसको फर्स्ट लेवल बोलेंगे। और इसमें दो स्टेजेस आती हैं, एक तो है जी ओविडेंस एंड पुनिशमेंट की, ठीक है। ओविडेंस एक है जी ये था पर्सनल एक्सचेंज की, ठीक है। तो ये दो स्टेजेस आती हैं हमारे पास, तो इसका हम फर्स्ट स्टेज रखेंगे पनिशमेंट एंड ओविडेंस का, ओके, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे जी हमारे पास द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज frequently and flexibly to express one's thinking, okay, is a characteristic of dash intelligence is Howard Gardner। देखो मीन्स वो व्यक्ति जो कि लैंग्वेज का फ्लुएंटली तरीके से और फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर सकता है, जो भी अपनी थिंकिंग है उसको एक्सप्रेस करता है जी फ्लेक्सिबल तरीके से, तो यह गुण हॉवार्ड गार्डनर की थ्योरी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उसमें यह गुण को क्या बोलेंगे हम, तो यह लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होती है, यह लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है। जो नेचरलिस्टिक होते हैं वो नदियां, झीलें, पहाड़, पर्वत, ठीक है, जहां मान लो हम कह सकते हैं पंछी, पेड़ पौधे, जहां हम कह सकते हैं जो नेचर द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं उनको इजिली तरीके से मीन्स सेंस कर सकते हैं, उनको इजीली तरीके से वो समझते हैं, उनका जो रुझान होता है, ठीक है, नेचर की बनाई हुई चीजों पर ज्यादा होता है, ठीक है। जो स्पेशल इंटेलिजेंसी होती है जी, जैसे कि नेविगेटर हो गए, ठीक है, या हम कह सकते हैं ड्राइवर हो गए, या हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट हो गए, ठीक है, या हम कह सकते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग हो गए, इंजीनियर, ठीक है। तो इनमें स्पेशल इंटेलिजेंसी होती है जो कि स्थान को समझ सकते हैं, जिनको स्थान की, या हम कह सकते हैं किसी शेप की, या हम कह सकते हैं जो कि जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ठीक है, जियोमेट्रिकल शेप्स होती हैं जो कि इजीली तरीके से वो समझ सकते हैं, ओके। तो इनमें स्पेशल इंटेलिजेंस जो कि हमारे पास इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल, ठीक है, यह जो कि इंटरपर्सनल होते हैं वो दूसरों को समझ सकते हैं और जो है स्वयं की फीलिंग्स को, भावनाओं को, ठीक है, इजीली तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने मीन्स कुछ इंटेलिजेंसीज बताई थी, ऐसे ही एक दो और बता देता हूं। उन्होंने जैसे कि एक ली थी बॉडीली, काइनेस्थेटिक और म्यूजिकल, ठीक है, और मैथमेटिकल, ठीक है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लॉजिकल इंटेलिजेंसी। तो इस तरीके से उन्होंने तीन ये अलग मीन्स उन्होंने 7-8 इंटेलिजेंसीज के बारे में बताया था, ओके। और ऐसे ही एक था हमारे पास, ये हमारे पास इंट्रापर्सनल आ गया और एक था इंटरपर्सनल, ओके। तो इसका राइट आंसर आएगा लिंग्विस्टिक।
आगे हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को ध्यान से पढ़ा करें। इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास, तो क्लास में कह रहे हैं कौन सी जो एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने के लिए इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो कह रहे हैं रिफ्लेक्ट्स ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उस पर मीन्स क्या करना, विचार करना। तो ये तो सही लग रहा है। रिकग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, ओके, जो कि डिफरेंसेस होते हैं मीन्स जो भी हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, उनको रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना, उनका सम्मान करना, तो ये भी सही है। यूज डाइवर्स पैरागोजिकल स्ट्रेटजी, तो ये भी सही लग रहा है मुझे कि भाई अगर हम डाइवर्स पैरागोजिकल स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं मीन्स इफेक्टिव, उन पर इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो ये भी होगा। आइडेंटिटी डेफिशिट इन स्टूडेंट एंड करेक्ट देम, कि उनकी जो स्टूडेंट्स की कमियां होती हैं उनकी पहचान करना। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा पजल हो गया, लेकिन क्वेश्चन को पहचानना बहुत ही इजी है कि इसका राइट आंसर हम क्या चूज करें। अगर हम यहाँ या इस ऑप्शन को लें तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि भाई सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उस पर विचार करना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये इसको पूरा कर रहा है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको। तो यह प्रभावशाली तरीका है। मतभेदों की पहचान की जा रही है, मीन्स डिफरेंसेस की पहचान की जा रही है, ये भी सही है। और जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए अलग अलग से पैडागोजिकल स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात कही है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कमियों की, ठीक है, उनकी कमियों की पहचान। अब यहाँ पे सिर्फ उनकी कमियों के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात नहीं की गई है, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। तो ये ही इसका मीन्स एज अ राइट आंसर हम रख लेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास 4th आएगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ऑन द गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट, ओके, 4-year-old राहुल सेड व्हाट विल आई डू विद दिस, बॉयज डू नॉट प्ले विद डॉल। ओके, देखो कह रहे हैं कि जब बच्चे को एक गुड़िया दी जाती है तो वह बोलता है कि मैं इसका क्या करूं, क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, ठीक है। तो यह उसका जो वाक्य है यह क्या दर्शाता है कि यह एक जेंडर इलेवेंस है, यह जेंडर डिस्क्रिमिनेट है या जेंडर। देखो इसका राइट आंसर इजी है, यह एक थिंकिंग होती है। अगर बच्चा इस तरीके की थिंकिंग यूज कर रहा है तो यह एक रूढ़िबद्धता थिंकिंग है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं यह एक तरीके से नैरो थिंकिंग होती है ना। तो मोस्टली लोगों की नैरो थिंकिंग हो सकती है, तो इसलिए वो जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग का यूज कर रहा है। यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लड़के और लड़की मीन्स गर्ल्स और बॉयज हैं जो, उनको लेकर के अंतर किया जाता, ठीक है, मीन्स उनके जो भी कार्य होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, जब जो वो कर सकती हैं उनके बारे में बातचीत करके उनमें मीन्स एक अंतर किया जाता, ठीक है, जहाँ लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती, या लड़की को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती लड़की की बजाय, ठीक है, मीन्स दोनों को समान नहीं समझा जाता। तो वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट फिर किसमें चला जाता है, वो टर्म्स जेंडर पक्षपात मीन्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में चली जाती है। ओके, तो इसलिए हम इसका अब यहाँ पे ये नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एक थिंकिंग शो की गई है बच्चे की कि बच्चा क्या सोच रहा है एक जब उसे गिफ्ट मिलता है एक गुड़िया का। ओके, आगे हमारे पास है द इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ओके, अ टीचर शुड, कह रहे हैं जो कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसकी बजाय जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, यह किसमें चली जाती है जी, यह सम्मेटिव, आपने पढ़ा होगा है ना, सम्मेटिव इवेल्युएशन असेसमेंट ही हम कह सकते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो सम्मेटिव असेसमेंट है, ठीक है, तो वो होता है जी जब हम कह सकते हैं सेशन पूरा स्टडी का खत्म हो जाता है, सेशन के एंड में होता है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे कि जो कि एनुअल टेस्ट होते हैं, ठीक है, या एग्जाम होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ना कि बोर्ड के एग्जाम हो गए, है ना, या इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक तरीके से ग्रेड सिस्टम लागू होता है, ठीक है। तो यह स्टैंडर्डाइज जो कि पेपर होते हैं उसमें चले जाते हैं, इसमें बच्चे को पास किया जाता है या फेल किया जाता है। ओके, तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे अब असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये किस में चला जाता है जी, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में चला जाता है। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो यह फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यह जैसे कि वीकली टेस्ट हो गए, ठीक है, या मंथली टेस्ट हो गए,
ठीक है। तो इसमें वीकली टेस्ट से, मंथली टेस्ट से, ऑरल टेस्ट से क्या है, बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं, बच्चों ने कितना समझा है, ठीक है, ड्यूरिंग एजुकेशन, या जब भी बच्चों को कोई कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो उसका मीन्स डे बाय डे अगर हम टेस्ट लेते हैं, बच्चे से ऑरली सुनते हैं, तो वो चीजें किसमें चली जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में चली जाती है। इसमें टीचर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को क्या जज भी कर रहा होता है कि बच्चों ने कितना समझा है, ठीक है। तो अब इस तरीके का असेसमेंट क्या है, इंश्योर करना है। तो कह रहे हैं केवल देखो यहाँ पे अब निकल गया ना, तो ये ओनली वाला वर्ड आप काट दो, ठीक है। तो ये तो पूरा ऑप्शन निकल जाएगा। कह रहे हैं इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कि जो भी शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। गिव इंपोर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस आ गया जहां पे, कि ओनली भी आ गया कि केवल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस विधि द्वारा ही जो भी टीचिंग है उसको पूरा कर दो, तो ऐसा नहीं है, ये भी निकल जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो कॉम्पिटेटिव की बात आ गई कि कॉम्पिटेटिव को प्रमोट करना है ना, इसकी भावना को, तो ये भी कहीं ना कहीं निकल जाएगा। राइट आंसर हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, सेकंड ही रह जाएगा, क्योंकि दैनिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि भाई डे बाई डेज बच्चों को चेक किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी असेसमेंट है वो इनटू द डेली प्रोसेस, ठीक है, मींस रोजाना शामिल कर दी है कि बच्चों का रोजाना आकलन किया जाए, ओके। तो इसका राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चन सच एज, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, बच्चों में उसको प्रमोट करने के लिए जो भी क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाने चाहिए। इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट, देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे इन विच ईयर, तो यह एक हम कह सकते हैं कि भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे की कहीं ना कहीं मेमोराइज डिपेंड करती है कि ये क्वेश्चन अगर बच्चे को याद होगा तो वो बता देगा, अदरवाइज नॉट, है ना। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी मेमोराइज बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को रेफर नहीं करेगा। व्हाट इज द सम ऑफ थ्री एंगल, तो देखो ये भी पता है, यह भी एक फैक्ट है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिव थिंकिंग नहीं बढ़ाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम, अब ये भी कहीं ना कहीं मींस उसकी मेमोराइजेशन पावर पर डिपेंड करता है कि अगर हमने उसको नाम पहले से बता रखे हैं और याद है तो वो बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड्स एयर फॉर ओके गर्मिनेशन, ठीक है। कह रहे हैं कि जो भी सीड्स होते हैं, ठीक है, उनको अंकुरन करने के लिए जो कि एक हवा की जरूरत होती है, ठीक है, एयर की जरूरत होती है, तो ऐसा प्रूव करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करना है। अब यहाँ पे बच्चे का क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की यूज होगी। बच्चा मीन्स जो भी है हम कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी से, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी से वो एक्सपेरिमेंट स्वयं करके सीखेगा चीजों को, ठीक है। कि भाई जो भी बीज है, तो अगर वह बीज अंकुरित हो रहा है, ठीक है, उसमें से पौधा निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं हवा की जरूरत होती है, तो वह यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करेगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, कह रहे हैं एक जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी व्यवस्था है, ठीक है, उसमें किसकी जरूरतों के अनुसार, देखो जो भी किसकी जरूरतों के अनुसार जो एक समावेशी सिस्टम है उसको हम एप्रोप्रिएट बना सकते हैं, उसको हम क्या है सही कर सकते हैं। तो देखो जरूरत किसकी होती है, वहां पे बच्चों की ही जरूरत होती है, ठीक है। तो किसको सेटअप करना है हमें और किसकी जरूरतों के अनुसार, तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो वहां पे बच्चों की ही जरूरत होती है ना। तो जहाँ पे बच्चे आए हैं वो उसका राइट आंसर होगा। देखो पेरेंट तो हम निकाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, और इसको भी हम निकाल देंगे अब ना, इसको भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं सेकंड, तो हम कह सकते हैं सेटअप स्कूल, है ना, कि स्कूल को इस तरीके से सेटअप करो कि भाई क्या है कि वो बच्चों की जो भी जरूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये कहीं ना कहीं मीन्स अब इसमें क्या कर गए, एडजस्ट हो गए, है ना। तो राइट आंसर सेकंड हो सकता है। अगर हम यहाँ पे स्कूल की बजाय स्टूडेंट रखेंगे तो हम ऐसा थोड़ी है कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं हम सेटअप करेंगे, ठीक है, ताकि स्कूल की जरूरतें पूरी हो सके, तो ये नहीं आएगा। फिर ऐसा भी नहीं आएगा कि स्टूडेंट को यहाँ पे इस तरीके से सेटअप करो कि टीचर की जरूरतें पूरी हो सके, है ना। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हम सेकंड ही रखेंगे। अब पहले हम क्या है स्कूल रखेंगे, पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है पहले ब्लैंक्स में, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट रखेंगे, ओके, लास्ट वाले ब्लैंक में। आगे हमारे पास है स्टूडेंट हैविंग डैश फेस persistent challenges in reading the text and okay, देखो रीडिंग से रिलेटेड अगर बच्चे को कठिनाई फील हो रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया जो डिसेबिलिटी है इससे प्रभावित है, ठीक है, तो उसे डिसलेक्सिया है, ओके। डिसकैलकुलिया जो होता है उसमें बच्चे जो कि मैथमेटिकल
हम कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कैलकुलेशन होती है, उसमें बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है। ओके, उसमें बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है। तो डिसलेक्सिया आएगा इसको। लोकोमोटर डिसेबिलिटी उसके शरीर से रिलेटेड होती है, बच्चों को चलने फिरने में अगर कठिनाई होती है, ठीक है, तो वो लोको। सेरेब्रल पल्सी है, यह ब्रेन से रिलेटेड होता है जी रोग, ठीक है, ब्रेन में कहीं ना कहीं किसी तरीके का डिफेक्ट होता है। आगे है जी टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डेप्रिवेट ग्रुप अ टीचर शुड, कि जो कि सुविधाहीन और जो वंचित ग्रुप में विद्यार्थी होते हैं उसको क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, उनको पहचानने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा। फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट, कि सभी छात्रों में जो कि अपनेपन की भावना है, ठीक है, उसको, तो ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए। कह रहे हैं हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल, कि सभी के सामने उनकी वीकनेस को शो करना, तो ये बात बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं फिर क्या है, बच्चे इनफिनिटी में चले जाएंगे, ठीक है, बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं होगा। ओके, टीच दीज स्टूडेंट इन सेपरेट, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको सेपरेट करके टीच किया जाए, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। यूज स्टैंडर्डाइज करिकुलम हमने यूज करना नहीं है सभी के लिए, कि जिसमें रूल वगैरह या फॉर्मल तरीके से चीजों को अपनाना हो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास हैविंग लर्नर विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शन 4, ठीक है, तो नोट को ध्यान से देख लिया करें कि जो भी क्लास में बच्चे होते हैं, ठीक है, डाइवर्स नीड से रिलेटेड बच्चे होते हैं, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, पर्सपेक्टिव ऑन इंफॉर्मेशन। देखो ये हमारे पास ये नहीं करना पड़ेगा टीचर को कि बच्चों के बारे में एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग अपनानी नहीं, ये नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए इसका राइट आंसर हम नहीं के अकॉर्डिंग फोर्थ लेंगे। ओके, बच्चे को कंटेंट सॉरी टीचर को चाहिए कि जो कंटेंट मैटर है ना, तो उसको क्या करे, प्रेजेंट करे बच्चों के सामने, ठीक है, कम्युनिकेट और एक्सप्रेशन भी करेगा, और पर्सपेक्टिव ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वो भी टीचर करेगा बच्चे के सामने, तो इसका राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन। देखो एनईपी द्वारा कौन सा ऑप्शन, एनईपी 2020 के द्वारा कौन सा ऑप्शन क्या है, हमने प्रमोट नहीं करना है, जो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं डिसेबल हैं उनके लिए। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम यहाँ पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी भी हो, ठीक है, उससे काम चल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे इन चीजों को हमें कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा कि 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर, ठीक है, कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक निजी टीचर होना चाहिए, और कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन ये भी होना चाहिए, और सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ये भी होना चाहिए, तो एप्रोप्रिएट ढांचे से काम चल जाएगा, इसलिए ये हमने नहीं लेना एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चों के सीखने का तरीका क्या है, तो हमें पता है कि भाई रीडिंग लिसनिंग से देख करके भी, सुन करके भी, पढ़ करके भी, और डूइंग करके भी वो क्या है, सीखते हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास चारों ऑप्शन आ जाएंगे, इजी क्वेश्चन था। कह रहे हैं सर्चन में इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ऑन लर्निंग, कि यह इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अलाउ करे कि वह अपनी जो भी सीखना, उनका जो सीखना है, ठीक है, उस पर वह कहीं ना कहीं कंट्रोल लें, अपना भी कहीं ना कहीं कंट्रोल लें, तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ, तो अगर वह जो भी उनका सीखना है उस पर वह कंट्रोल करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में वह क्या है, डिसीजन ले सकते हैं कि उसने कितना सीखा है, और वह आगे कहाँ तक सीख पाएंगे, और कैसे सीखा है, ठीक है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ये आ जाएगा जी, ठीक है, क्योंकि यह इसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटी विच आर, तो टीचर को जो एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए वह एम्बिग्यूज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। कल्चरली ये हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, मीनिंगलेस भी नहीं होनी चाहिए, राइट आंसर सेकंड आएगा। आगे है जी, अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटी विच प्रमोट, तो टीचर को जो कि किस तरीके की, उसी तरीके का क्वेश्चन है, होपलेसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्वर्जेंट आंसर भी नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा, राइट आंसर थर्ड आएगा, ठीक है, ये भी फोर्थ भी नहीं आएगा रट्टा, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे है जी, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट लर्निंग इज अ प्राइमरी अ डैश एक्टिविटी, जो कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट है उनके अकॉर्डिंग देखो पैसिव नहीं, बिहेवियरिस्टिक भी नहीं, मैकेनिकल भी नहीं, इसका राइट आंसर आएगा सोशल, सोशल होनी चाहिए। बिहेवियरिस्टिक थे वो क्लासिकल थ्योरिस्ट आते थे, उनको बोलते हैं हम क्लासिकल थ्योरिस्ट। ओके, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, कह रहे हैं टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी अमंग स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इंप्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिएटिविटी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि जो रीजन है वह एक्सप्लेन कर रहा है ए को।
आगे कह रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट। तो यह मीन्स कहीं ना कहीं जरूरी है कि छात्रों के बीच जो भी भ्रांतियां हैं, ठीक है, उसको डैश भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, मीन्स उनका निर्माण करना, पहचान करना, अनदेखा करना, और तो कहीं ना कहीं इसका आएगा जी, देखो यहाँ पे हम करेंगे कि उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है, उनकी पहचान करना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर देखो मिसकंसेप्शन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बच्चे की अल्टरनेटिव थिंकिंग होती है। अल्टरनेटिव क्या होती है? थिंकिंग मीन्स जो बच्चा समाज में देखता है, जो बच्चा समाज में या इन्वायरमेंट में जो भी देखता है वो उसी तरीके से उसको क्या कर लेता है? परसीव कर लेता है। ओके, उसी तरीके से वह हम कह सकते हैं कि उसको गेट कर लेता है, अपना लेता है, जहां हम कह सकते हैं, या अपने स्कीमा में सेट कर लेता है। ओके, तो उसी तरीके से जब वह सेट कर लेता है अल्टरनेटिव, लेकिन बाद में जाकर के जब उसे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन थी, फिर वो उस अपने स्कीमा को क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है, स्कीमा को क्या करता है? चेंज करता है, और चेंज करके मीन्स फिर क्या है? चीज़ों को नई तरीके से एडजस्ट कर देता है अपनी नॉलेज को। ओके, तो इसलिए उसकी पहचान करना जरूरी है ताकि हम उसकी स्कीमा को क्या कर सके? चेंज कर सके। फियर अमंग स्टूडेंट, जो कि बच्चों में डर होता है, वह क्या है? लर्निंग को इंप्रूव नहीं करेगा, ठीक है, ये हो सकता है कि लर्निंग को वह डिटर्मिनेंटल कर सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। एसेंशियल ऐसा भी नहीं है कि वह जरूरी है, डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, तो लर्निंग पर प्रभाव नहीं पड़े, नहीं लर्निंग पर उसका प्रभाव पड़ेगा अगर डर है बच्चे में, तो ये भी गलत है। राइट आंसर हमारे पास सेकंड रह जाएगा। ओके, आगे है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट टुवर्ड मास्टरी लर्निंग, कि लर्निंग पर मास्टरी करने के लिए मोटिवेट कौन सा ऑप्शन करेगा बच्चे को? कंपीटेंस वाला कर सकता है कि कंपीटेंसी की चाह होनी चाहिए उसे, है ना, लेकिन फेम वाला और मनी वाला और पावर वाला ये नहीं होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट रह जाएगा। टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाई, तो टीचर कैसे मीनिंगफुल लर्निंग बना सकता है कक्षा में? डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज वाला होगा। प्रमोशन, मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करना है, ये भी गलत है। वैल्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है, तो वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट की समझ है उसको कहीं ना कहीं इनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, की छात्रों, देखो अब यहाँ पे कोऑपरेशन को ना कहा है प्रतिस्पर्धा, यानी कि यह कोऑपरेशन कहीं ना कहीं क्या है? कंपीटिटिव है। ओके, कहीं ना कहीं कंपटीशन है। ओके, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा। तो ये हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी। 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि इसमें काफ़ी चैप्टर आपके क्लियर हुए होंगे, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें, ठीक है। इससे हमें मीन्स क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.